दोस्तों, 1853 के चार्टर एक्ट के बाद इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे 1858 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लाए गए सभी एक्ट्स की पूरी कहानी, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एक्ट ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को और क्या कहा जाने लगा? इसे कहा गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस एंड इन इंडिया, और इसे कहा गया रूल ऑफ क्राउन। पिछली वीडियो में हमने 1853 का एक्ट पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे 1858 का एक्ट। इसे रूल ऑफ क्राउन क्यों कहा गया? क्योंकि 1857 में जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो उसमें क्या हुआ, जो कंपनी थी, कंपनी के शासन को भारत में खत्म कर दिया गया। अब भारत का शासन सीधे किसके अंडर कर दिया गया? जो ब्रिटिश ताज था, ब्रिटिश क्राउन था, उसके अंडर कर दिया गया था। इसलिए इसे क्या कहा गया? रूल ऑफ क्राउन कहा गया। और जो रूल ऑफ क्राउन था, उनके अनुसार इसे क्यों लाया गया था? ताकि भारत में गुड गवर्नेंस की शुरुआत, अच्छे एक प्रशासन की शुरुआत की जा सके, इसलिए ये लाया गया था। तो इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे? सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया इससे। दूसरा क्या हुआ, जो भारत का शासन था वो सीधे कहाँ चला गया? अब ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। भारत शासन अब कहाँ हो गया? ब्रिटिश शासन के अधीन उसे कर दिया गया। और इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा किया गया, इस एक्ट और इस अधिनियम के तहत किया गया कि जो गवर्नर जनरल था, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, अब उस गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वाइसराय कर दिया गया। मतलब पोस्ट तो वही थी, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया। अब ये वाइसराय हो गया। वाइसराय, वाइसराय प्लस जो ईसी थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके 4 मेंबर, अब ये हो गया था। अब आप मुझे बताइए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसे कब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? ये आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अब जो फर्स्ट वॉइसराय था, फर्स्ट वॉइसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वॉइसराय बनाया गया। और क्या प्रावधान किए गए? जो सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बीओडी यानी बोर्ड ऑफ, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो उनकी शक्तियों को खत्म कर दिया गया। की शक्तियां क्या हुई? खत्म कर दी गई। चौथा किया गया कि इसके तहत भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी का पद, पोस्ट ऑफ इंडियन सेक्रेटरी का बनाया गया। कहां पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ये एक पोस्ट बनाई गई। और ये कौन था भारत सचिव? ये कौन होता था? ये जो था, ये ब्रिटिश संसद का एक कैबिनेट मंत्री होता था। भारत सचिव कौन बनेगा? ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कैबिनेट मंत्री होगा, वो उसे भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। इसके तहत पांचवा जो प्रोविजन किया गया, उसे, उसके तहत जो भारत का सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, जो उसकी सहायता के लिए, फॉर द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसकी सहायता के लिए क्या बनाया गया? एक भारत परिषद, इंडियन काउंसिल एक बनाई गई। इंडियन काउंसिल बनाई गई। और जो ये इंडियन काउंसिल थी, इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 15 मेंबर थे, 15 इसमें मेंबर्स होते थे। अब जो ये एक्ट आया, अधिनियम आया, इसका रिजल्ट क्या निकला? क्या रिजल्ट हुआ इसका? कि जो भारत पर अब ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण हो गया। सीधा नियंत्रण यानी बीच में जो ईआईसी थी या बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, उनको खत्म कर दिया गया था। अब जो भारत का शासन था, वो सीधा किसके कंट्रोल में था? वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था। और इससे भारतीयों को शासन में, कोई भी भारतीयों को शासन में वास्तविक भागीदारी नहीं मिली।
भागीदारी नहीं मिली। लाया तो ये इसीलिए था कि भारत में जो प्रशासन है, गवर्नेंस है, उसको अच्छा किया जाए, उसको गुड बनाया जा सके, लेकिन भारतीयों के लिए उसमें कुछ कोई भी भागीदारी नहीं रखी गई थी। अब इस एक्ट के बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, यानी भारत परिषद अधिनियम। अब इसे क्यों लाया गया था, इसको लाने का रीजन सबसे बड़ा क्या था? 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को अपने साथ मिलाना चाहते थे। अंग्रेज यानी ब्रिटिश भारतीयों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। और इसे लाने का दूसरा रीजन क्या था? अब अंग्रेजों को ये फील होने लगा था, ये एहसास होने लगा था कि शासन में भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए। शासन में भारतीयों की, इंडियंस की भागीदारी। अब चलिए देखते हैं इसके तहत क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे। क्यों लाया गया था ये? टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन द गवर्नमेंट। इसको लाने का मेन रीजन सबसे बड़ा ये था। अब इसके तहत सबसे पहला जो प्रोविजन था, प्रावधान क्या किया गया कि विभागीय प्रणाली शुरू की गई। की शुरुआत यहां से हुई, यानी डिपार्टमेंटल सिस्टम आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कैबिनेट सिस्टम कह सकते हैं। दूसरा आप इसे क्या कह सकते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम। इसके तहत क्या किया गया था कि जो वॉयसराय था, वॉयसराय की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए। अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे आज हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, शिक्षा मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारी जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था वहां से हुई थी, जो ये अभी तक चलता आ रहा है। अलग अलग क्या बना दिए गए? डिपार्टमेंट्स बना दिए गए। दूसरा क्या किया गया इसके तहत? जो ईसी थी यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें कितने मेंबर थे? 4 मेंबर्स थे। एग्जीक्यूटिव कमेटी में फिफ्थ मेंबर जोड़ा गया, फिफ्थ मेंबर जोड़ा गया। अब जो वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें कितने मेंबर हो गए? 5 हो गए, 4 से 5 हो गए। अब आगे क्या किया? जो एआईएलसी थी, एआईएलसी यानी ऑल इंडिया लेजिस्लेचर कमेटी के जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य जिनकी संख्या कितनी थी? शुरुआत में 6 थी, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। संख्या बढ़ाकर जो मिनिमम होगी, यानी न्यूनतम कितनी होगी? 6, और मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम कितनी हो सकती थी? 12। अब आगे किया, क्या किया इसने? जो वॉयसराय था, वॉयसरॉय को अध्यादेश, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। जैसे हमारा जो राष्ट्रपति है वर्तमान में भी, हमारे वो जब संसद का कोई भी सत्र नहीं होता है और उन्हें लगता है कि कोई कानून लाने की जरूरत है, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। ये कहाँ से शुरुआत होती है हमारी इसकी? ये होती है 1861 के भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से इसकी शुरुआत होती है। और जो ऑर्डिनेंस होता है, आप इसकी अधिकतम, मैक्सिमम ये कितने समय तक रह सकता है? अधिकतम समय सीमा इसकी क्या हो सकती है? इसकी समय सीमा हो सकती है 6 मंथ। पांचवा प्रावधान किया गया कि जो बनारस के राजा थे, एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, और इनके साथ थे सर दिनकर राव, इन तीनों को एआईएलसी के गैर सरकारी सदस्यों में शामिल किया गया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब भारतीयों को
प्रशासन में शामिल किया गया, वो शामिल किया गया। तो यहाँ से शुरुआत होती है भारतीयों के शामिल होने की। आगे क्या किया, जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे, इनके जो लॉ मेकिंग पावर थी, फॉर्मेशन ऑफ लॉ पावर थी, उनको छीन लिया गया था, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। अब इस एक्ट के तहत इनके गवर्नरों को दोबारा से कानून निर्माण की शक्ति दी गई, उन्हें कानून निर्माण की शक्ति, लॉ मेकिंग पावर दिया गया इनको। तो ये सभी प्रावधान किए गए थे 1861 के गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। यहाँ से जो रिजल्ट निकले उसमें हम क्या कह सकते हैं, क्या परिणाम हुए इसके, कि पहली बार भारतीयों को शासन में शामिल किया गया, पहली बार भारतीय शासन में शामिल हुए, शासन में शामिल, एक तो ये परिणाम हुआ। दूसरा, अंग्रेजों ने भारतीयों को शासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल तो कर लिया, लेकिन जो रियल पावर थी, वास्तविक शक्ति थी, वास्तविक शक्ति वो किसके पास रही, अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों के पास ही रही। अब इसके बाद लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1876, और इसी एक्ट को क्या कहा गया, शाही उपाधि अधिनियम। चलिए देखते हैं इसके तहत क्या किया गया था। सबसे पहले इसे क्यों लाया गया, रीजन देखिए इसको लाने के रीजन में वो यानी जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, टू शो ऑफ द पावर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये रीजन था। दूसरा क्या रीजन था, कि भारत पर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज की पकड़ को मजबूत बनाना। अब इसके तहत क्या क्या प्रावधान, प्रोविजंस क्या क्या किए गए थे इसके तहत। सबसे पहले जो ब्रिटेन की रानी थी, महारानी, ब्रिटेन की महारानी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड को अब क्या कहा गया, भारत की महारानी या भारत की साम्राज्ञी कहा गया, और इसी वजह से इसे क्या कहा गया, शाही उपाधि अधिनियम कहा गया, क्योंकि इसने ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी या भारत की साम्राज्ञी होने की उपाधि दी थी, इसलिए इसे शाही उपाधि अधिनियम कहा गया था। दूसरा क्या किया गया, अब जो वाइसराय था और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, जो उसमें एक 6th मेंबर और जोड़ा गया, 6th मेंबर की एंट्री हुई इसमें। इसका आप कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, कार्यकारी परिषद थी, उसको एक्सपेंड किया गया, उसका विस्तार किया गया, और ये 6th जो मेंबर था इसमें, ये कौन था, इसे दिया गया लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग इस 6ठे मेंबर को दिया गया था। इसके रिजल्ट्स, इसके परिणाम क्या निकले, इसका परिणाम क्या हुआ, कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, साम्राज्यवाद, उसका प्रतीकात्मक प्रभाव बढ़ा, प्रभाव वो क्या हुआ, बढ़ गया था। दूसरा, जनता को, जो इंडियन पब्लिक थी, जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं, कोई राजनीतिक अधिकार इससे नहीं दिए गए थे, बल्कि इसे आप कह सकते हैं कि इसे सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि जो ब्रिटेन की महारानी है उसे भारत की महारानी घोषित करके भारत पर ब्रिटिश शासन की पकड़ को मजबूत बनाया जा सके, सिर्फ इसलिए इसे लाया गया था। कोई भी राजनीतिक अधिकार भारतीयों को नहीं दिए गए थे। इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, जो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, क्यों लाया गया इसे, सबसे पहले इसके कारण जानते हैं, इसका लाने के कारण क्या रहे, रीजन क्या रहे। 1892 यानी 1885 में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी,
वो प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन और सुधारों की मांग कर रही थी। एक तो इसे इसलिए लाया गया, ये रीजन रहा, सुधारों की मांग कौन कर रहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कर रही थी। दूसरा क्या था? जो भारतीय शिक्षित वर्ग था, जो एजुकेटेड क्लास थी, वो अब शासन में भागीदारी चाहता था। तो इस वजह से इसे लाया गया था। इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए? प्रावधान एक बार देखते हैं हम। जो AILC थी, AILC ऑल इंडिया लेजिस्लेचर कमेटी, इसमें कुछ गैर सरकारी मेंबर्स थे जिनकी संख्या को मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 कर दिया गया था। अब उनकी संख्या को कितना कर दिया गया? मिनिमम 10 होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 16 होनी चाहिए। यानी इसका भी क्या कर दिया गया? विस्तार, एक्सपैंड इसे कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया? दूसरा था, इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो थी चुनाव यानी इलेक्शन। लेकिन जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। कह सकते हैं कि चुनाव का यूज नहीं, चुनाव शब्द जो था, चुनाव शब्द का यूज नहीं किया था। तो फिर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिर्फ कुछ निकायों के लिए, कुछ पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट थे, कुछ निश्चित निकाय थे जो की सिफारिश पर, इसे एक क्या कहा गया? नामांकन प्रक्रिया कहा गया। नामांकन प्रक्रिया यानी ये सिर्फ एक नॉमिनेशन प्रोसेस है, नॉमिनेशन प्रोसेस। इसे चुनाव, इलेक्शन ना कह करके अंग्रेजों ने इसे क्या कहा? एक नॉमिनेशन प्रोसेस इसे कहा गया। इस प्रोसेस में क्या किया गया था कि जो ये होगी, इसमें 10 मेंबर्स आपके नॉमिनेट किए जाएंगे, 10 मेंबर्स का नॉमिनेशन होगा। ये जो 10 मेंबर होंगे, इसमें से जो 5 मेंबर होंगे वो कहाँ से नॉमिनेट होंगे? वो होंगे नॉमिनेटेड बाय द नॉमिनेटेड बाय वाइसराय। इन्हें वाइसराय नॉमिनेट करेगा। और जो 5 मेंबर होंगे, बाकी के 5 मेंबर, वो कहाँ से नॉमिनेट होंगे? वो होंगे जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, वहां से उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा। 5 ब्रिटिश प्रोविंस कौन से थे? पहला था बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, आगरा और ट्रेड बोर्ड ऑफ कैलकाटा। ट्रेड बोर्ड ऑफ कैलकाटा, यहाँ से ये 5 जो मेंबर थे यहाँ से नॉमिनेट किए जाते थे। और 5 को कौन नॉमिनेट करता था? वाइसराय नॉमिनेट करता था। अब जो आगे क्या किया इसने? यहाँ से AILC ऑल इंडिया लेजिस्लेचर कमेटी की जो पावर थी, की शक्तियां थी, जो उन्हें बढ़ा दिया गया। ये शक्तियां यहाँ से क्या हुई? यहाँ से शक्तियां बढ़ा दी गई। अब इनके जो मेंबर थे वो क्या कर सकते थे? बजट पर बहस कर सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसके लिए, बजट पर बहस करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? 6 दिन पहले, 6 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। इन्फॉर्म करके वो जो पब्लिक वेलफेयर के जो क्वेश्चन थे वो पूछ सकते थे, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछ सकते थे। यानी बजट पर बहस करने का अधिकार उन्हें मिला और 6 दिन पहले के प्रायर नोटिस देकर वो क्वेश्चन पूछ सकते थे। लेकिन बजट पर बहस करने का अधिकार तो मिला, लेकिन वो बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे। और ना ही बजट पर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुपूरक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे वो। तो ये सब किया गया था 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम लाया गया था उसके तहत। इससे क्या रिजल्ट निकले? इसके रिजल्ट निकले, एक तो भारतीयों को एक सीमित राजनीतिक भागीदारी मिली। कम से कम क्या हुआ? यहाँ से भारतीयों को भागीदारी मिली वहां पर, ठीक है, और उनको कुछ शक्तियां भी दी गई, सीमित भागीदारी। और दूसरा, इससे क्या निकली? कांग्रेस थी जो वो संतुष्ट नहीं हुई, कांग्रेस को सेटिस्फेक्शन इससे नहीं मिला, क्योंकि ये अधिकार थे, जो ये राइट्स थे, ये बहुत ही कम मात्रा में दिए गए थे। फिर उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, एक्ट 1909, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे और क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार इसे कहा जाता है। इसे क्यों लाया गया?
इसके रीजन, इसके कारण क्या थी इसे लाने के लिए? सबसे पहले आपको सबको पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन, सेपरेशन ऑफ बंगाल कर दिया गया था। तो उससे अगेंस्ट, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट भारतीयों में भी, आप कह सकते हैं बंगाल के लोगों में विरोध बढ़ रहा था। तो एक तो ये रीजन था, बंगाल विभाजन का विरोध। दूसरा क्या था? कांग्रेस बन चुकी थी 1885 में, और उसके बाद 1906 में जो मुस्लिम लीग थी वो भी बन चुकी थी। तो मुस्लिम लीग के नेता भी अब क्या करने लगे थे? वो भी मांग करने लगे थे। तो इन दोनों की मांग को शांत करने के लिए भी ये एक्ट लाया गया था। क्या क्या प्रावधान किए इससे? इस एक्ट से क्या क्या प्रावधान किए गए? सबसे पहले जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इससे की गई। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, और इसके लिए यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी जो, इसके लिए जो मिंटो मिंटो था, लॉर्ड मिंटो, मिंटो को इसका जनक माना जाता है। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? मिंटो को माना जाता है। मिंटो उस समय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था। और मार्ले कौन था? उस समय भारत का सचिव था। इसलिए इसलिए इन सुधारों को, या फिर ये जो एक्ट लाया गया था, इसे क्या कहा गया? इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जो मुसलमान थे, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है। यानी जो मुसलमान होगा वो मुसलमान उम्मीदवार को ही, मुसलमान के प्रत्याशी को ही वोट डाल सकता है, ऐसा इसके तहत किया गया। यानी यहाँ से क्या हुआ? अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति। फिर और क्या किया? जो AILC थी, कि जो सदस्य संख्या थी, जिसे कितना कर दिया गया था? मिनिमम 10 कर दिया गया था और मैक्सिमम 16 कर दिया गया था। अब इस एक्ट 1909 के एक्ट के तहत इसे फिर से एक्सपेंड किया गया। जो मिनिमम मेंबर होंगे वो 16 होंगे, 16 होंगे, और जो मैक्सिमम होंगे वो होंगे 60। अब आगे क्या किया कि पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव कमेटी में किसी भारतीय मेंबर को शामिल किया गया। शामिल किया गया। और ये कौन थे? ये भारतीय कौन थे? ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले इंडियन थे, ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया गया था। पांचवा, जो ब्रिटेन में भारत परिषद थी, काउंसिल ऑफ इंडिया, ब्रिटेन में जो बनाई गई थी, जिसमें कितने मेंबर होते थे? 15 मेंबर होती थी। इसमें भी पहली बार 2 भारतीयों को शामिल किया गया। कौन थे ये 2 भारतीय? पहले थे KC गुप्ता और दूसरे थे हुसैन बिलग्रामी। इन्हें कहाँ शामिल किया गया? इंडियन काउंसिल में, जो ब्रिटेन में बनाई गई थी, जिसमें 15 मेंबर होते थे। कब बनाया गया था? 1858 के एक्ट से उसे बनाया गया था। इस परिषद में पहली बार 2 भारतीयों ने, KC गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया था। तो ये सभी प्रावधान किए गए थे इन सभी एक्ट के द्वारा। अब इसका जो रिजल्ट क्या निकला 1909 के एक्ट का? इससे भारतीयों की भागीदारी कुछ बढ़ी, उन्हें पार्टिसिपेशन जो दिया गया था वो थोड़ा बढ़ा। AILC में शामिल होने लगे वो, और जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। और जो ब्रिटेन में इंडियन काउंसिल थी उसमें भी 2 भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारतीयों की भागीदारी कुछ बढ़ी, भागीदारी में बढ़ोतरी हुई। दूसरा क्या किया गया? सांप्रदायिक राजनीति का जन्म हुआ। सांप्रदायिक राजनीति का जन्म यहाँ से होता है, और इसे बढ़ावा दिया गया है इस एक्ट से। और आगे चलकर यही जो नीति थी, ये नीति यानी जो सांप्रदायिक राजनीति थी, इसी से भारत का विभाजन हुआ। आगे जाकर भारत का विभाजन,
क्योंकि यहीं से जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, उन दोनों में क्या हुआ, मतभेद बढ़ने लगे और वो 1947 तक जाते-जाते इतने ज़्यादा हो गए कि जिसका परिणाम क्या निकला, भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान में। तो ये थे आज के हमारे कुछ एक्ट्स और उन एक्ट से किए गए प्रावधान, और हमने देखा उन्हें क्यों लाया गया था और उनके रिजल्ट क्या निकले, भारतीयों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, या फिर आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।